Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर्ष कुमार है एंड अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को यूपीएससी सीएसई 2024 का जब रिजल्ट आया था, आई स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 153. सो इन दिस वीडियो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि व्हाट हैज़ बीन माई टेक, व्हाट हैज़ बीन माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूपीएससी एग्ज़ाम. और मुझे ऐसा लगता है कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मैंने 3 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, आईटी, जेई के, कैट का एंड यूपीएससी का. तो ये तीनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मेरा जो बेसिक लर्निंग रहा है अबाउट एग्ज़ाम्स, दैट बिफोर यू अटेम्प्ट एनी एग्ज़ाम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप समझें कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, व्हाट इज द आस्क ऑफ ईच एग्जाम. एंड द आस्क यू विल फाइंड ऑफ ईच एग्जाम इज वेरी डिफरेंट. द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर डिमांड, स्टूडेंट से क्या रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी अलग है हर एग्जाम के लिए. तो यूपीएससी की बात अगर करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हम यूपीएससी में का प्रिपरेशन स्टार्ट करें. उसके पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड यूपीएससी. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी आई वुड लाइक टू गिव यू सम पॉइंटर्स हियर. तो जैसे ही आप अपना प्रेप स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज वाई आर यू गेटिंग इनटू दिस, व्हाट इज योर पर्पस. एंड इसलिए अ पर्पस चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आप यूपीएससी का एग्जाम किस लिए कर रहे हैं? क्या ये खुद के लिए कर रहे हैं, क्या ये समाज के लिए कर रहे हैं, क्या आपका कोई अल्टीरियर मोटिव है दैट यू वांट वट एवर इट ब्रिंग्स मनी, फेम, पावर, व्हाट नॉट, क्या व्हाट इज योर रीजन हियर. तो पर्पस चेक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. एंड जब आप जानेंगे ये पर्पस, तो वही पर्पस आपको मोटिवेट करेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. इट इज द थिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग यू टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टू कीप ऑन स्टडिंग, रिवाइजिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. थक गए हैं बट उसके बावजूद आपको एंकरेज करेगा. दैट इज वाई पर्पस काफी इंपॉर्टेंट होता है. एंड इन माई ओपिनियन आई फील दैट जब आप यूपीएससी के जर्नी में जाते हैं, स्टार्टिंग में आपका कोई भी पर्पस हो, बट बार बार फेलियर्स और बार बार लाइक जो आप सक्सेस एक्सपेक्ट करते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ये सब जो आपको कहीं ना कहीं एक धक्के लगते हैं, ये धक्के आपके पर्पस को भी कहीं ना कहीं मोल्ड करते हैं. सो वॉट एवर योर पर्पस मे बी, इट कुड बी फेम, मनी, पावर, व्हाट नॉट, बट देन जिस साल आप क्लियर करेंगे यूपीएससी का, उस साल का पर्पस आप देखिएगा. उस साल का पर्पस वुड बी वेरी सिंपल. योर पर्पस वुड बी टू क्लियर दिस एग्जाम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दिस एग्जाम इज अ वेरी बिग चैलेंज. तो आप अपनी मन की शांति के लिए, फाइनली आप जब ये क्लियर करते हैं एग्जाम, ये अपनी मन की शांति के लिए, और कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ जाता है आपका, क्योंकि आप इतना टाइम से पढ़ रहे हैं, आप GS 1, 2, 3, 4, you're reading society, you're reading ethics, so all these are molding your character. And because of that I feel that जिस साल आप क्लियर करेंगे उस साल आपका पर्पस अनकंडीशनल हो जाएगा. एंड दैट इज where the magic lies. UPSC क्लियर करना is possible only when your purpose is unconditional, that I do not want anything, I do not want the money, fame, power, whatever it brings. What I want is just to clear this exam because I know I can. So ये हुआ purpose check. But second, इसके बाद आपने अपना purpose align कर लिया that मुझे ये करना है exam just because this is an exam that I want to clear. But then आता है reality check. Why like you have decided, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं, हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं, और लाइक मोर देन दैट लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं यूपीएससी एग्जाम देने का, बट वो दे नहीं पाते हैं. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है रियलिटी चेक कि आपका पर्पस तो अलाइंड है, बट क्या आप ये कर सकते हैं, क्या आप राइट स्टेट ऑफ माइंड में हैं. तो उसके लिए what you need to do is you need to go through the UPSC syllabus. UPSC syllabus आप पढ़ें, आप अंडरस्टैंड करें कि ये एग्जाम का डिमांड क्या है, अंडरस्टैंड करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या है. इस एग्जाम में 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. हर स्टेज का आप देखेंगे, हर स्टेज का अलग रिक्वायरमेंट एंड अलग डिमांड है स्टूडेंट से. फॉर एग्जाम्पल अ प्रीलिम स्टूडेंट
will require a more objective MCQ type mindset कि खट खट करके वो सॉल्व करे MCQs फटाक से ऑल ओवर द सिलेबस उसका जो स्टूडेंट है उसका दिमाग जाता रहे एंड अ वेरी कैलकुलेटेड अप्रोच से कैलकुलेटेड गेसेस के वे में MCQ सॉल्व करे. बट देन मेंस में द रिक्वायरमेंट इज वेरी डिफरेंट. A person needs to come up with points for giving their arguments. Argumentative थोड़ा point of view चाहिए, writing का quality चाहिए. Similarly interview के लिए you need to have a different approach. आपका personality पे focus करना, आपको दिखाना है कि आपका personality कितना confident है, कितना sorted है, कितना आप service oriented है. All that you need to show. So the demand is very different and for that you need to understand एक reality check देना पड़ेगा कि क्या आप उसके लिए ready हैं, क्या आप ready हैं कि एग्जाम के जो different nuances हैं उसमें आप खुद को prepare कर पाए जल्दी से. between prelims and mains तो ज़्यादा time भी नहीं मिलता है, किस तरह आप जल्दी से अपने आप को mold कर पाए, change कर पाए. So that is what the reality check is all about. So after that comes strategy check. तो strategy check आपने reality check ले लिया कि आपने decide कर लिया कि ठीक है, लग रहा है ऑल द थिंग इज डुएबल, ये सारा जो सिलेबस है मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है और मैं कर सकता हूँ. बट देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपका एक स्ट्रैटेजी रहे. नाउ स्ट्रैटेजी इज इन माय ओपिनियन अ वेरी हाइप्ड वर्ड. जब आप निकाल लेते हैं, जब आप कर रहे होते हैं, जैसे मैं जब कर रहा था स्ट्रैटेजी वॉज वेरी नेचुरल. बट अब मैं जब मेरा रिजल्ट निकल गया है, जब मैं क्लियर कर गया हूँ, देन एवरीबडी इज रीचिंग आउट टू मी एंड आस्किंग फॉर मी व्हाट माय स्ट्रैटेजी इज, which I feel I do not have a strategy per se. I feel that I did what I felt was right. So मेरा strategy was very simple. I used to seek advice from a lot of people. काफ़ी लोगों से मैं advice लेता था, पूछता था कि कैसे करना चाहिए, टॉपर्स के ब्लॉग्स थोड़े बहुत देखता था. But then what I used to do is what I felt was correct. तो my advice is आप सबकी सुनो, सबकी advice लो, बट हर UPSC एस्पिरेंट का जर्नी बहुत यूनिक होता है, इसलिए करो जो what you feel is right for you, which is very different. So इसलिए that is the strategy check. आप अपने लिए एक strategy बनाओ. Strategy is bound to change. आपका जो strategy रहेगा on day one of the preparation, that will not be a strategy जब आप एक seasoned aspirant हो, जब आप प्रीलिम्स 3 बार लिख चुके हो या आपका मेंस, आपका 3 महीने का जो गैप है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, दैट स्ट्रैटेजी इज बाउंड टू चेंज. आप दिन में कितने आवर्स दे रहे हो वगैरह. बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रेपरेशन का, तो ऊपर से एक मोटा मोटा स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके पास. दैट व्हेन डू यू सी यू आर एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस. आप अगले से अभी चल रहा है जुलाई जस्ट स्टार्ट हुआ है. सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यूपीएससी प्रिपरेशन अपना एंड यू आर टारगेटिंग से 2026 प्रीलिम्स, सो इन दैट केस अगस्त सितंबर तक आपको अपना 1 राउंड ऑफ स्टैटिक कंप्लीट कर लेना चाहिए. सो ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कब तक मैं 1 राउंड करूं, कब तक मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूं, ऑप्शनल कब से स्टार्ट करूं, ऑप्शनल कब से डिसाइड करूं. सो ऑल ऑफ दैट फॉर्म्स योर बेसिक स्ट्रैटेजी. तो एक रूडिमेंट्री स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में होना चाहिए. इसके अलावा डे टू डे वाला जो स्ट्रैटेजी है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड दैट इज बाउंड टू चेंज, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. व्हाट आई फील इज, अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, रीटरेट, कि कोई टॉपर का स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए. आई वुड वॉन्ट रैदर कि आप ये वीडियो यहीं देखना छोड़ दीजिए, बिकॉज इस वीडियो में आपको, चलो ठीक है मेरी स्ट्रैटेजी पता चलेगी, बट दैट मे नॉट हेल्प यू. सो इसलिए आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, अपने नोट्स, टॉपर्स नोट्स, सब बोलते हैं टॉपर्स नोट्स, सब मुझसे मांग रहे हैं टॉपर्स नोट्स, बट आई कीप ऑन रिकमेंडिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन टू एवरीवन, दैट मैं अपने नोट्स शेयर कर लूँ, बट मेरे नोट्स आर माई पर्सनलाइज नोट्स विच विल नॉट हेल्प यू. रैदर आई वुड वॉन्ट कि यू टेक योर टाइम, यू मेक योर ओन नोट्स. यहाँ पे लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. सो जब मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, हाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट, हाउ इट विल नॉट हेल्प यू. अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब फॉर एग्जांपल मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, उसके नोट्स बना रहा हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का. सो इन दैट केस मैं नोट्स जब बनाऊंगा, मैं ऐसी चीज़ों का नोट्स बनाऊंगा जो मैं रिवाइज करना चाहूँगा बार बार, और जो मुझे लगता है कि मैं भूल जाता हूँ. जैसे मुझे अगर पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेट्स आर 2600 to 1900 BC, तो वो वाला पार्ट मैं अपने नोट्स में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो मुझे भूलने का कोई चांस ही नहीं है. तो वो वाली चीज़ मैं अपने नोट्स में नहीं लिखूंगा. बट देन दिस नोट्स इज पर्सनलाइज फॉर मी, बिकॉज जो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो चीज़ हो सकता है आपको बहुत अच्छे से याद ना हो. सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंशन इन योर नोट्स. That is why notes is very personalized. Make your own notes. I can't stress this anymore. So after you have your strategy in hand, it's important that you realize and you decide on your optional. Now optional is one very 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 important part of UPSC and उसके लिए at least मैं बता रहा हूँ, जो मैंने 3 महीने मिले थे प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में, उन 3 महीनों में दिन के at least
6 से 8 घंटे मैं ऑप्शन को देता था। ऑप्शनल इज दैट इंपॉर्टेंट। आपका जो मेंस होता है 1750 मार्क्स का, उसमें से 500 मार्क्स आपके ऑप्शनल्स होते हैं, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शनल को यू नीड टू गिव द ड्यू। एंड हाउ डू डू दैट इज, उसका भी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक टाइमलाइन होना चाहिए कि सबसे पहले आप डिसाइड करिए आपका ऑप्शनल क्या आपको लेना चाहिए। नाउ हाउ टू चूज योर ऑप्शनल इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप ऑप्शनल कैसे चूज करें, आप पहले देखिए क्या लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स यूपीएससी प्रोवाइड करता है। फिर आप देखिए ऐसे कौन कौन से कुछ ऑप्शनल्स है जो आपको लग रहा है आप थोड़ा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स, एंड एट द सेम टाइम मैप इट विथ द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स जो ज्यादा फेमस है। तो आप देखेंगे अगर जो टॉपर्स, डिफरेंट टॉपर्स क्या क्या ऑप्शन लेते हैं, तो उसमें आप देखेंगे थोड़े ऑप्शंस लाइक साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे काफी लेते हैं। सो इसीलिए यू कैन रियलाइज दैट प्रॉबेबली ऐसा क्यों इसलिए लेते हैं क्योंकि इन ऑप्शनल्स का ठीक है स्कोरिंग होता है, बट आई फील दैट ऐसा कुछ कह नहीं सकते ये ऑप्शन ज्यादा स्कोरिंग है नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल स्कोर गुड मार्क्स, ग्रेट मार्क्स अक्रॉस ऑल ऑप्शनल्स। तो ऑप्शनल स्कोरिंग तो ठीक है, दैट इज वन एस्पेक्ट विच प्रॉबेबली, बट उसके साथ साथ ये वाले जो कॉमन ऑप्शनल्स है इसमें आपको मटेरियल बहुत मिल जाएगा मार्केट में, इसलिए आपकी जो स्टडी है वो इजी हो जाएगी। इसीलिए ऑप्शनल आप पहले चेक करिए कौन से ऑप्शंस में आपको इंटरेस्ट लग रहा है, उसका सिलेबस देखिए, और फिर देखिए टॉपर्स कौन कौन से ऑप्शंस ले रहे हैं, किन किन ऑप्शनल्स का मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ज्यादा है, और उसके साथ साथ आप देखिए कि ऑप्शनल के जो ऑप्शंस आप जीरो डाउन कर रहे हैं, 3-4 ऑप्शंस अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उस ऑप्शनल्स का पीवाईक्यूज चेक करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें से भी आपको समझ आएगा दैट ये क्वेश्चंस मैं जब अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है। सो दैट हैज बीन माय जर्नी, माय एक्सपीरियंस विद पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि मुझे लगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस जब मैं पढ़ता था मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था करंट अफेयर्स में, और मुझे लगा कि अगर मुझे करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस इतना इंटरेस्टिंग लगता है जो मैं इतने नेचुरली पढ़ सकता हूँ, तो पेपर 2 ऑफ PSIR विच इज़ ओनली इंटरनेशनल रिलेशंस मोस्टली, तो वो मेरे लिए काफ़ी सॉर्टेड है, मुझे पढ़ने में जो हेसिटेशन है, जो फ्रिक्शन है वो नहीं होगा। एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर चूजिंग एन ऑप्शनल एज PSIR, नॉट माय बीटेक सब्जेक्ट नॉर मैनेजमेंट जो मैंने अभी रिसेंटली MBA में किया था। सो आफ्टर यू हैव डिसाइडेड योर ऑप्शनल, नाउ इट इज टाइम टू गेट योर हैंड्स डर्टी। नाउ आपने स्ट्रैटेजी बना दी, आपने रियलिटी चेक कर लिया, आपका पर्पस क्लियर है, आपका ऑप्शनल डिसाइडेड है, नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट रीडिंग एंड एग्जीक्यूट व्हाट यू आर रीडिंग। सो उसके लिए प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आप अपना स्टैटिक पढ़िए, स्टैटिक पे कमांड करिए। स्टैटिक में आई वुड सजेस्ट कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, उसके मार्केट में आप देखेंगे बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज लिमिट योर रिसोर्सेज। 80-20 रूल हम लोग बार बार फॉलो करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, 80-20, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन का सिलेबस इज वेरी वास्ट। तो 80-20 रूल है क्या? 80-20 रूल है वो 20% आप मैटर पढ़िए जिससे प्रोबेबिलिटी है 80% क्वेश्चन आने की, क्योंकि दैट वुड लिमिट योर रिसोर्सेज, दैट वुड लिमिट योर एफर्ट्स, बट एंश्योर कि आपका जो लिमिटेड रिसोर्सेज है आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा ना कि आप हिस्ट्री का फॉर एग्जाम्पल आप 10 बुक्स पढ़िए और 10 बुक्स पढ़ के वो देके एग्जाम देने जाइए, वर्सेस somebody who is reading one book only and reading that 10 times. So the person who is reading a same book 10 times has a greater probability of fetching more marks. So it's a game of revision. It's a game of doggedness, persistent revision. आपको लगता है आप बोर हो रहे हैं, तब भी बैठ के वो स्टैटिक वाले बुक्स को रिवाइज करते रहिए. That is what the entire thing lies. That is what the entire strategy and the trick is. बस हार्ड वर्क, परसिस्टेंस एंड माइंडलेस रिविजन, रोबोट की तरह काम करना है आपको. एंड दैट इज फॉर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के लिए मॉक्स दीजिए. फिर आता है मेंस. मेंस का अगेन लाइक आई सेड एक अलग ही बॉल गेम है. उसके लिए आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा. तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ एंड यू नीड टू डेवलप दैट एबिलिटी आंसर राइटिंग का. यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं बैठ के आंसर लिख सकता हूँ. जनरली GS 1 2 3 4 में वी फाइंड 1 to 3 में वी फाइंड 10 मार्कर्स या 15 मार्कर्स. तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 10 मार्कर्स में आपको 7 मिनट्स देना पड़ता है एंड 15 मार्कर्स के लिए यू नीड टू हैव 11 मिनट्स. तो उस हिसाब से टाइम्ड वे में आंसर्स लिखना. इंक्रीजिंग स्टेडीली द नंबर ऑफ आंसर्स यू राइटिंग इन अ सिंगल सिटिंग. पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 आंसर्स लिखना एक सिटिंग में, फिर वो 5, फिर 10, फिर ऐसे कर करके यू नीड टू कंप्लीट 20 आंसर्स इन अ सिटिंग. और एक आंसर्स 2 आंसर्स एक बार में लिखना इज वेरी इजी. इवन टाइम के अंदर लिखना इज वेरी इजी. What you need to develop the skill of is 20 आंसर्स लिखना. जब आपका हाथ दर्द हो रहा है, आप थक रहे हो, आप मेंटली टायर्ड हो, फिजिकली टायर्ड ना भी हो, आप मेंटली बहुत टायर्ड हो, ओवरबर्न हो रखे हो, एक पेपर दिया, उसके 2 घंटे 3 घंटे ब्रेक के बाद दूसरा पेपर देना, दैट इज द एंटायर बॉल गेम. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू आस्क, दैट आर यू रेडी
to work like a robot, just a person who feels no strain, no stress. ChatGPT जैसे काम करो. ChatGPT में आप 50-100 सवाल पूछो, it gives a very fresh reply to all the questions. So you need to work like that AI, and you need to develop that skill. वो skill आपको through practice आपको develop करना है कि किस तरह in your first answer you are fresh, and in your 20th answer you are as fresh as your first answer. So that is the skill that you need to develop. After that comes another important aspect of this preparation, which is current affairs. तो करंट अफेयर्स का आप जब प्रेप करेंगे तो करंट अफेयर्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, दो चीजें होती हैं. लोग क्या करते हैं करंट अफेयर्स का, एक डेली लेवल पे करते हैं या एक कंपाइलेशन पढ़ते हैं. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज व्हाट आई फेल्ट कि कंपाइलेशन पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज उसकी जगह मैं करंट अफेयर्स डेली लेवल पे करता था. डेली लेवल पे दृष्टि के वेबसाइट, दृष्टि IAS है, उसका वेबसाइट है, दे पब्लिश PDF और a list of current affairs every day. और I used to make it a point over the past 4-5 years, give or take, मैंने ये अपने लिए डिसाइड किया था that I will not call it a day. मैं सोऊंगा नहीं जब तक मेरा उस दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो रहा है. सो इसीलिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि डेली लेवल पे आप पढ़ें. डेली लेवल पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर्स हो रहा है, आप बार बार सेम स्टैटिक पोर्शन जो उससे रेलेवेंट है वो रिवाइज कर रहे हो. उसके साथ साथ मंथली या वीकली कंपाइलेशन जब आप पढ़ते हैं तो एक बार में इतना कुछ पढ़ते हैं तो वो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है. आपको लगता है कि इतना कुछ है, मैं कैसे याद रखूंगा. तो इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा डोजेस में अगर आप इंफॉर्मेशन लेंगे, योर ब्रेन इज एबल टू रिटेन दैट एंड प्रोसेस दैट इन अ बेटर मैनर. उसके साथ साथ एक और फायदा है कि करंट अफेयर्स में कुछ कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ब्रिक्स की अभी मीटिंग चल रही है, होने वाली है, तो ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसका न्यूज़ हर कुछ महीनों में कुछ एक मीटिंग होती है, कोई एक समिट होता है, वो रिपीट होती है. बट अगर आप कंपाइलेशन पढ़ेंगे तो वो एक ही बार मेंशन होगा, समराइजिंग द एंटायर थिंग दैट हैपेंड इन द एंटायर ईयर. बट देन अगर आप डेली लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हर 2-3 महीने में आप रिवाइज कर रहे हैं ब्रिक्स में कौन मेंबर्स हैं, ब्रिक्स का क्या फंक्शन है, ब्रिक्स के क्या डिफरेंट सबऑर्डिनेट बॉडीज हैं, तो ये सब चीज़ क्या हिस्ट्री है, कैसे बना था, तो ये आप रिवाइज कर रहे हैं. तो दैट हेल्प्स इन रिविजन मोर. आपको बैठ के अलग से टाइम स्पेंड करके ब्रिक्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. सो करंट अफेयर्स इसलिए डेली लेवल पे आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप डेली लेवल पे पढ़ें, करंट अफेयर्स से नोट्स बनाएं और फिर टाइम एंड टाइम अगेन उन नोट्स को थोड़ा अलग अलग से रिवाइज करें. मैं करंट अफेयर्स का नोट्स जो बनाता था वो नोट्स मैं मैं नोट्स बनाता था, नोट्स टाइम एंड टाइम अगेन रिवाइज करता था. प्रीलिम्स के पहले 1 राउंड रिवीजन, 2 राउंड रिवीजन किया, एंड मेंस के पहले भी काफ़ी राउंड 2-3 राउंड रिवीजन किया. एंड मेंस का अब मैं जो नोट्स की अगर बात कर रहा हूँ तो वी जस्ट मूविंग ऑन टू नोट्स. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट नोट्स, इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप नोट्स, मतलब इट हेल्प फॉर मी, अगेन इंपॉर्टेंट इज समथिंग दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, आपके लिए हो सकता है काम ना करे, बट व्हाट हेल्प फॉर मी इज मेकिंग नोट्स सेपरेट. मैं प्रीलिम्स के नोट्स अलग बनाता था, मेंस के नोट्स अलग बनाता था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें आपको याद करने की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक ब्रिक्स का फॉर्मेशन डेट एंड ऑल ऑफ दैट, हो सकता है आपको प्रीलिम्स के लिए, या रिसेंटली कोई समिट है, रिसेंटली कोई डिक्लेरेशन हो सकता है प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं है. तो इसलिए इट हेल्प मी वेरी मच कि अगर आप प्रीलिम्स का नोट्स अलग बनाएं, मेंस का नोट्स अलग बनाएं. एंड व्हाट आई डिड, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, कॉपी में हैंड रिटन नोट्स बनाएं या डिजिटल नोट्स बनाएं. व्हाट हेल्प फॉर मी इज मैं नोट्स अपने लैपटॉप पे बनाता था, एक्सेल पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे. मैं जनरली एक्सेल यूज़ करता था बिकॉज कम साइज होता है एक्सेल फाइल्स का, तो एक्सेल यूज़ करता था, वहाँ पे मैं नोट्स बनाता था. एंड वहाँ पे अगर मैं नोट्स बनाता था तो व्हाट हेल्प मी इज आई कुड, दैट वाज वेरी पोर्टेबल, आई वॉज ऑन द गो. अगर मैं किसी कारण से कोई फैमिली फंक्शन या कोई अगर आउट ऑफ माई होम टाउन में अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो दैट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मैं ऑन द गो भी पढ़ सकता हूँ. मैं अपने लैपटॉप, आई डू नॉट हैव टू कैरी माई बल्कि नोट्स एवरीवेयर. अगर मैं मेंस के सेंटर पे जा रहा हूँ या मैं इंटरव्यू के लिए, मॉक्स के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आई कैन प्रिपेयर, कीप ऑन रिवाइजिंग माई नोट्स. तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट डिजिटल नोट्स बनाएं इफ़ यू आर ओके विद दैट. नहीं तो काफ़ी लोग कंफर्टेबल नहीं होता है, हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं. मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपने ऑप्शन के लिए. So handwritten notes help me as well as digital notes. So it is entirely your decision, आपको handwritten बनाना है या digital बनाना है. अगर आपने ये सब चीज़ कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया आपका ऑप्शन क्या है, यू आर रेडी फॉर मेंस, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट फॉर करंट अफेयर्स, बट देन ऑल्सो इट मे हैपन दैट आपका नहीं हो पा रहा है. एंड फॉर दैट वन ऑफ द मेजर बैरियर इज मेंटल स्टेटस, मेंटल फिटनेस. एंड फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना मेंटल फिटनेस भी चेक करते रहें. सो
मैं बोल तो दिया कि आप रोबोट की तरह करिए, रोबोट की तरह पढ़िए, बट आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट फीजिबल बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन चैलेंजेस, एवरीबडी हैज देयर ओन मेंटल एक्यूमेन, मेंटल कैपेसिटी, एंड इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिमिट्स को जानें. स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, लोग मुझे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ते थे आप मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए. स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, 12 आवर्स इज नॉट द मंत्रा. इट इज नॉट कि आप 10-12 घंटे पढ़ेंगे तब आपका हो जाएगा, और इट इज नॉट कि अगर आप 4 घंटे ही पढ़ेंगे तब आपका नहीं होगा. इट इज एंटायरली अप टू यू ऑन योर मेंटल कैपेबिलिटी. एंड इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि टाइम एंड टाइम अगेन यू सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल. Because if you do not have that peer network, if you do not have that people supporting you, जैसे for me, I feel that my friends, my mentors, my family played a very important role. I was staying at home, मैं कैलकाटा से ही प्रेप कर रहा था, मेरा घर कैलकाटा में है like I said, और वहाँ पे मैं प्रेप कर रहा था, एंड वहाँ से ही मैं फैमिली के साथ रह रहा था. टाइम एंड टाइम अगेन माई पेरेंट्स वर बूस्टिंग मी, मोटिवेटिंग मी. जब मैं आई रिमेंबर जब मैं मेंस का आंसर लिख रहा था, मेरे पापा मैंने एक ऑनलाइन मॉक्स मेंस टेस्ट सीरीज लिया था एट फोरम IS, MGP लिया था उनका, एंड MGP के आंसर्स जब मैं लिख रहा था तो मेरे पापा बैठ के उन्हें स्कैन करते थे, 50-50 पन्ने स्कैन करके उन्हें अपलोड करते थे. उसके पहले बुकलेट्स प्रिंट करवा के लाते थे. इंटरव्यू का जब मैं प्रेप कर रहा हूँ तो पापा मम्मी बैठ के मेरा सेशन लेते थे, 15-20 मिनट का इंटरव्यू सेशन ट्रांसक्रिप्ट से उठा के, एंड दे यूज्ड टू जज मी नॉट ऑन द कंटेंट बट ऑन द वे आई एम डिलीवरिंग माई आंसर्स. सो ऑल ऑफ दैट हेल्प मी अलॉट. एंड इसीलिए मेंटल स्टेटस आपका तभी अच्छा रहेगा, इट हेल्प्स अ लॉट जब यू हैव गुड पीपल सराउंडिंग यू. एंड फॉर दैट आई वुड से दैट सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल, स्टे इन टच विद योर फैमिली. It may be that your family is pushing you, but make them understand that what you are going through, make them understand that you are on the right path, and also make them understand कि आपकी क्या requirement है उनसे, आप क्या चाहते हो. कि फॉर एग्जाम्पल आप प्रेप पढ़ के थक गए हो, तो अगर आप अपने डेली कॉल्स में चाहते हो कि पढ़ाई रिलेटेड बात ना करें, तो ये अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को वोकल होकर बताएं. दे विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग अकेडमिक, रादर वो दुनिया भर की बातें करेंगे कि घर में ये हो रहा है वगैरह एंड ऑल दैट. अगर आप चाहते हो कि घर की बातों से आपको और स्ट्रेस होता है, प्रॉब्ली आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशंस इश्यूज हैं, तो इन दैट के घर की बातें नहीं करेंगे. सो ऑल ऑफ दैट इज इन योर हैंड्स. इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेंटल फिटनेस को मॉनिटर करते रहें. लास्टली इज डिसिप्लिन. सो विथ ऑल ऑफ दैट, अगर आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक है तभी भी नहीं होता है बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ डिसिप्लिन. इट इज ऑफन सीन दैट जो स्टूडेंट का डे 1 में डिसिप्लिन है, वो उनके डे एंड या लास्ट डे या टूवर्ड्स द एग्जाम्स वो डिसिप्लिन नहीं रहता है, वो डिसिप्लिन खो देते हैं. एंड बाद में जब एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, तब वो दे क्रिटिसाइज देयर लक, दे क्रिटिसाइज देयर मेंटर्स, दे क्रिटिसाइज देयर फैमिली, दे क्रिटिसाइज देमसेल्व्स. I feel criticizing themselves is the answer here, because it is important कि आप throughout disciplined रहे. आपका UPSC का मैं तो मेरे mentor थे, वो बोलते हैं कि your training to become an officer starts the day that you decide to prepare for the UPSC exam. क्योंकि as an officer it is required कि आप persistent रहे, आप disciplined रहे. ऑफिसर बनना एक 24/7 जॉब है, स्पेशली अगर आप IAS, IPS, IFS जैसे ऑफिसर्स हैं, तो इट इज डेफिनेटली 24/7 जॉब. कभी भी रिक्वायरमेंट आ सकता है, कॉल आ सकता है. इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप में डिसिप्लिन हो, पंक्चुअलिटी हो, यू रिमेन ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ट्रू टू योरसेल्फ. एंड दैट इज व्हाई आई वुड से दैट अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, सारा मेंटरशिप है, सारा बेनिफिट है, बट स्टिल अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप प्लीज अगेन गेस करिए, अगेन कम बैक टू द डिसीजन दैट क्या आपको ये एग्जाम करना चाहिए या नहीं. बिकॉज at the end of it all, discipline is very, very important. And hence, it is important, finally to conclude, that it is important to analyze whether you are UPSC ready or just UPSC inspired. क्या आप ready है इस एग्जाम के डिफरेंट challenges को टैकल करने के लिए, उन्हें फेस करने के लिए, उनको टॉपल करने के लिए, और are you just one name among the crowd? क्वालिफाई बहुत कम करते हैं, और अनसक्सेसफुल स्टोरीज जो होते हैं वो हमें काफ़ी मिलते हैं. सो वेयर डू यू स्टैंड? डू यू काउंट योरसेल्फ एज वन हु कैन मेक इट टू द लिस्ट? दैट इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई डू नॉट फील दैट कोई भी फेलियर्स होते हैं. आई फील दैट रादर दे आर अनसक्सेसफुल, नॉट फेलियर्स. आई वुड नेवर काउंट देम एज फेलियर्स. And the only difference between me and somebody whose name was not on the list is a bad day. That is exactly what I feel, and I'm very grateful to everybody who has stood beside me. And
lastly, I would also want to point out one more thing is I would like to thank DKT, Delhi Knowledge Track, for this opportunity, for giving me an opportunity to share my insights, bring my insights. I feel they're doing a wonderful job as a platform where people like myself who have been through the process can share their insights, their experiences with you guys that may help you in your journey. So thank you so much, DKT.